नमस्कार दोस्तों। निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जिनकी पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटनी ग्राइनर के बारे में। ब्रिटनी ग्राइनर अमेरिका की जानी मानी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्हें रूस ने फरवरी 2022 में नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था और अभी दिसंबर में इन्हें रूस की जेल से रिहा किया गया है। लेकिन इनकी रिहाई इतनी आसान नहीं थी। इनके रिहाई के बदले में रूस ने अमेरिका से एक संधि की और उस संधि के तहत उसने अमेरिका की जेल में बंद विक्टर बाउट को रिहा करने की मांग की, जिसके फलस्वरूप अमेरिका ने विक्टर बाउट को आज़ाद किया और रूस ने इन बास्केटबॉल खिलाड़ी को रिहा किया। यहीं पर बता दें कि विक्टर बाउट 2018 से ही अमेरिका के जेल में बंद हैं और इन पे वहाँ पर जासूसी करने के आरोप हैं। ये सोवियत सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर मौके पे कार्यरत थे जब ये अमेरिका में पकड़े गए थे। तो इस तरह से यहाँ से आपको दो नाम याद रखने हैं। एक ब्रिटनी ग्राइनर का नाम याद रखना है जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, रूस में जेल में कैद थीं, और दूसरा नाम आपको याद रखना है विक्टर बाउट का, जो कि अमेरिका के जेल में कैद थे और इन पे जासूसी करने का आरोप था। इन दोनों को ही जेल से रिहा किया गया है और ये दोनों ही आपके एग्जामिनेशन के लिए चर्चित व्यक्तित्व हैं। इनका नाम याद रखिएगा। इन पर केवल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। इस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है। मेघना अहलावत का नाम आपको याद रखना है। मेघना अहलावत, ये हैं मेघना अहलावत और इन्हें इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। मेघना अहलावत का नाम याद रखिएगा। अगर इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में जितने भी टेबल टेनिस से जुड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं उसके आयोजन में इसी संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जितने भी चैंपियनशिप होते हैं उसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से यही संघ करता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। बात इंडियन टेबल टेनिस संघ की हुई है तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस संघ की भी बात कर लेते हैं। इसकी भी स्थापना 1926 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लौसाने शहर में अवस्थित है। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन से संबंधित। इसके बाद आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 से संबंधित। प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और इस बार का जो विषय है वो है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश को एकजुट करना। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा, 2022 के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है। तो ये थीम याद रखिएगा, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। भारत राष्ट्र समिति की बात करते हैं। ये भारत में नई पार्टी बनी है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी जिसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। तो इसलिए ये फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी ने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम बदल के भारत राष्ट्र समिति कर दिया है और भारत के चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है इन्हें, और इस तरह से इन्होंने अपने पार्टी का नाम बदल दिया है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगर टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात करें तो उसका गठन 2001 में हुआ था। तो ये हो गया करंट अफेयर्स। बात तेलंगाना की हुई है तो यहाँ से संबंधित कुछ स्टेटिक जीके देख लेते हैं। ये मैप में आप तेलंगाना देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए तेलंगाना किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश और ये है कर्नाटक, ये है छत्तीसगढ़, ये है आपका महाराष्ट्र। तो इतने सारे देश हैं और यहाँ पे उड़ीसा की भी सीमा तेलंगाना से लगी हुई है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर इसके गठन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था, ये याद रखिएगा।
और इसकी राजधानी और यहाँ की जो सबसे बड़ा शहर है वो हैदराबाद है। तेलंगाना से ही संबंधित कुछ और फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें तो सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री जैसा कि हमने बात किया के चंद्रशेखर राव हैं। विधानमंडल की अगर बात करें तो विधानसभा में 119 सीट और विधान परिषद में 40 सीट। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, विधान परिषद और विधानसभा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस किस राज्य में विधान परिषद है, तो उनमें से एक राज्य आप ये याद रखिए, तेलंगाना। तेलंगाना में भी विधान परिषद है। इसके साथ ही साथ कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषदें हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। ये दो फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। यूपी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछता है और कई बार काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछता है। पिछले साल के आप क्वेश्चन उठा के देखें, यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पूछता है राज्यों के, इसलिए आप याद रखिए तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। यहाँ एक उच्च न्यायालय भी है, तेलंगाना उच्च न्यायालय, ये याद रखिएगा। कुंतल जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, इसका उत्तर भी आपका तेलंगाना हो जाएगा। ये कुंतल राजस्थान, माफ़ कीजिएगा राजस्थान नहीं, तेलंगाना में है कुंतल जलप्रपात। और तेलंगाना के बिल्कुल नॉर्थ में, ये तेलंगाना का मैप है, ये आप देख सकते हैं, पूरा तेलंगाना का मैप है। तेलंगाना के बिल्कुल नॉर्थ में कुंतल जलप्रपात है, यह आप ध्यान रखिएगा। किस नदी पे अवस्थित है ये, तो ध्यान रखिएगा कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इन बड़ी नदियों में से किसी भी नदी पे अवस्थित नहीं है। ये फैक्ट भी अगर आपको याद है तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर ले जाएंगे। वैसे आप इसे कमेंट में बताइएगा कि कुंतल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। उसके बाद यहीं पर ही चार मीनार है। चार मीनार की अगर बात करें तो चार मीनार 1591 में बनाया गया था। इसके आर्किटेक्ट जो हैं मीर मोमिन अस्त्राबादी हैं और फाउंडर कुली कुतुब शाह के समय में चार मीनार बनाया गया था। ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये मूसी रिवर के किनारे अवस्थित है। चार मीनार एक मस्जिद है और ये मूसी रिवर के किनारे अवस्थित है। ये फैक्ट याद रखिएगा। मूसी रिवर, हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे ही बसा है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो एशियाई विकास बैंक से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई मेट्रो परियोजना को $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस शहर के मेट्रो रेल परियोजना के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन दे देगा उसमें आपके कोच्चि मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। आपको उत्तर चुनना होगा। चेन्नई मेट्रो को $780 मिलियन के ऋण को दी है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लीजिए। 2021 में सबसे ज़्यादा ऋण एडीबी ने भारत को दिया है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और एडीबी ने 2021 में भारत को कुल $4.6 बिलियन का रिकॉर्ड संप्रभु ऋण दिया है। संप्रभु ऋण ऐसे ऋण होते हैं जो सरकार को दिए जाते हैं, यहाँ के किसी प्राइवेट परियोजना या इन सब चीज़ों को नहीं, सरकार को, भारत के सरकार को दिए जाते हैं, संप्रभु ऋण उन्हें कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट के मुख्यालय की बात कर लें, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। मंड यू लोंग, मनीला में एक जगह है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और मौके पे इसमें 68 देश हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। रूफटॉप सौर कार्यक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं, तो इसमें इस योजना को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी हाल ही में रूफटॉप सौर कार्यक्रम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। इसमें एक फैक्ट ये है कि इसके तहत केंद्र सरकार 14,588 रुपये का माफ़ कीजिएगा सब्सिडी देती है प्रति किलोवाट। अगर आप 1 किलोवाट सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार उसमें 14,588 रुपये की आपको सब्सिडी देगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और ये योजना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इसके साथ ही साथ सौर ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ और प्रयासों के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें सबसे प्रमुख प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 30 नवंबर 2015 याद रखिएगा पेरिस में हुई थी और इस समय मौके पे इसमें 110 सदस्य देश हैं, जबकि 123 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं कि हम इसके सदस्य बनेंगे। इसके बाद पीएम कुसुम एक योजना है।
ये किसानों को सोलर पंप देने की योजना है और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 70 लाख से ज़्यादा सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति, पवन और सूरज, माफ़ कीजिएगा बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, राष्ट्रीय पवन और सौर हाइब्रिड नीति का उद्घाटन 2008 में किया गया था। ये फैक्ट याद रखिएगा। ये कुछ हो गई हमारी सौर ऊर्जा से संबंधित जो हमारी नीतियां हैं और कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर योजना खेल मंत्रालय की है और हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में कहा कि 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया खेल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है मिनेश सी शाह से संबंधित। मिनेश सी शाह चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि इन्हें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और ये पहले से ही अध्यक्ष के पद पर अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे। तो आप मिनेश सी शाह को याद रखिएगा कि ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहा जाता है, उसके नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की हुई है तो इससे संबंधित फैक्ट एंड फिगर आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। इसकी स्थापना 1966 में हुई और 1860 के सोसाइटी अधिनियम के तहत इसको गठित किया गया है। इसके पहले अध्यक्ष थे वर्गीज कुरियन और इन्हीं वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इसी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के निर्देशन में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसके जरिए भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सका है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अगर मुख्यालय की बात करें तो ये आनंद गुजरात में है और भारत इस समय दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये फैक्ट याद रखिएगा। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में इतने सारे फैक्ट एंड फिगर आपको जरूर याद रखना है। श्वेत क्रांति याद रखना है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और अभी हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने श्रीलंका के सरकार के साथ एक समझौता किया है और वहाँ पर दुग्ध उत्पादन और दुग्ध से संबंधित अन्य उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कार्य करेगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। श्रीलंका के साथ समझौता किया है। आज का आखिरी टॉपिक है जपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाएगा कि जपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र जो अभी हाल ही में सुर्खियों में था, किस देश में अवस्थित है? आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा यूक्रेन में अवस्थित है और ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। ये फैक्ट याद रखिएगा। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसे हाल ही में यूक्रेन रूस के युद्ध को देखते हुए बंद करना पड़ा, इसीलिए जपोरिजिया परमाणु संयंत्र चर्चा में आया। तो ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर लाभ पहुंचाएंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।